गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च में सर्वे और इथनोग्राफी पढ़ा जाएगा। और सर्वे सर्वे रिसर्च में क्या महत्व है, क्योंकि रिसर्च पूरा जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में जो रिसर्च होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च होता है, उसमें सर्वे का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। सर्वे या सर्वेक्षण। सर्वे शब्द सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के सर्वे शब्द की किन्हीं हिंदी रूपांतरण शब्द है। अंग्रेजी शब्द सर्वे के फ्रेंच सर और लैटिन भाषा के वीर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे सर्वे का फ्रेंच सर का अर्थ होता है ओवर या ऊपर, वहीं लैटिन भाषा के वीर शब्द का अर्थ होता है टू सी या देखना। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपरी तौर पर देखना। कहने का मतलब यह है कि दोनों शब्दों ये सर्वे शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक फ्रेंच शब्द के सर सबसे बना है, दूसरा जो लैटिन भाषा के वीर शब्द से बना है। सर शब्द का अर्थ होता है ऊपर, ओवर, या वीर शब्द का जो अर्थ होता है देखना या टू सी। दोनों शब्दों के मिलाकर जो अर्थ बनता है, इस प्रकार सर्वेक्षण का जो शाब्दिक अर्थ है ऊपरी तौर पर देखना। तो एक तरफ से जनरली अगर सर्वेक्षण की परिभाषा डिफाइन करना है, अगर जानना है, तो हमको सबसे पहले तो ये चीज़ जानना है कि सर्वेक्षण होता क्या है। देन उसके बाद सोशोलॉजिकल बी पॉइंट से आप ये देखा जाता है कि उसका डिफिनेशन तमाम लोग कितनी प्रकार के कैसे कैसे दिए हैं। लेकिन जनरली तौर पे अगर सर्वेक्षण की बात किया जाए तो ऊपरी तौर पर देखना। जब सपोज करिए कि अगर केरला में आपदा आई थी, फ्लड आया था, उसके बाद भी वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक तरफ से एक नॉर्मली एक जनरली जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर से जो देखते हैं, ये सर्वे करते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी से लेके गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से लेके वहाँ के जो जन जन लोग हैं वो कितने लोग तबाह हो गए। तो एक तरफ से एक सर्वे कहा जाता है, जैसे पायलट सर्वे कर देते हैं कि कितना अवलोकन किया, उससे ऑब्जर्व ये पता चलता है कि नियर अबाउट कुछ डाटा मिल जाता है कि इतने लाख करोड़ या करोड़ों के जो भी है नुकसान हुआ, इतने लोग जो है कि इनके घर बर्बाद हो गए, सब कुछ हुआ। तो उससे एक जनरल डिफिनेशन निकलती है। सर्वेक्षण का अर्थ किसी घटना सर्वेक्षण का अर्थ किसी घटना स्थिति के ऊपर अथवा वाह से देखना या अवलोकन करना या सिंहावलोकन करना ही सर्वेक्षण करता है या कहलाता है। तो सर्वेक्षण का अर्थ किसी घटना अथवा स्थिति के ऊपर अथवा वाय रूप से देखना या अवलोकन करना या सिंहावलोकन करना ही सर्वेक्षण कहलाता है। तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा दिया कि अगर कोई भी आप देखेंगे, जब भी कोई किसी राज्य में अगर प्राकृतिक घटनाएं होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो उसमें सरकार या उस विभाग का मंत्री जो भी उससे रिलेटेड होता है, चाहे भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, वो एक तरफ से हवाई मार्ग के माध्यम से जो है कि वो एक सर्वेक्षण करता है, अवलोकन करता है, अनुमान लगाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं होती है वो एक सर्वेक्षण के रूप में देखा जा सकता है। तो उसी प्रकार अगर देखा जाए तो विभिन्न शब्दकोशों के अनुसार जो एक सर्वे का जो डिफिनीशन है जो व्यक्त किया गया है, तो इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि सर्वे का जो एथेंटिक जो डिफिनेशन है इस तरह का हो सकता है। मैंने जो बताया सर्वेक्षण को अर्थ जो किसी घटना अथवा स्थिति के ऊपर अथवा वाय रूप से देखना अथवा अवलोकन करना या सिंहावलोकन करना ही सर्वेक्षण कहलाता है। ये तो एक जनरली डिफिनेशन सोचता है, लेकिन हम विभिन्न इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए कि उसमें क्या क्या सर्वेक्षण की परिभाषित किया गया है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सल कोर्स के अनुसार किसी विशेष प्रयोजन हेतु सूक्ष्म रूप से देखने, परखने अथवा निरीक्षण करने की प्रक्रिया को सर्वेक्षण कहा जाता है। अब ये चीज आएगी, किसी विशेष प्रयोजन हेतु सूक्ष्म रूप से देखने, परखने अथवा निरीक्षण करने की प्रक्रिया को सर्वेक्षण कहा जाता है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सल इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार हुआ। लेकिन क्योंकि जब हवाई मार्ग से किसी राज्य का सर्वेक्षण करते हैं किसी प्राकृतिक आपदा में, चाहे बाढ़ हो, चाहे तूफान हो, चाहे बरसात के माध्यम से, जैसे भी होता है किसी राज्य में आपदा, तो उस माध्यम को क्योंकि हम हवाई मार्ग से तो जाते हैं,
देन उसके बाद हम उसको देखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद भी जैसे हमने निरीक्षण किया तो हमने देखा कि लमसम एक क्राइटेरिया या ये फिर एक डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब इतने क्या नाम है कि हमारा जो राज्य में इतने नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट या पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर पब्लिक की एग्रीकल्चर लैंड जो भी नुकसान हुआ वो एक ऑब्जर्व किया जाता है। वहीं पे दूसरा जो इंसाइक्लोपीडिया थी फेयर चाइल्ड डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी 1955 में उन्होंने डिफाइन किया कि एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके किसी एक पक्ष जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में व्यवस्थित, क्रमबद्ध और विस्तृत तथ्यों के संकलन तथा विश्लेषण को ही सर्वेक्षण कहा जाता है। उन्होंने ये कहा कि एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके किसी एक पक्ष जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में व्यवस्थित, क्रमबद्ध, विस्तृत तथ्यों के संकलन तथा विश्लेषण को ही सर्वेक्षण करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर किसी कम्युनिटी की बात किया जाए, अगर हम कम्युनिटी की बात किया जाए, क्योंकि हम ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च करते हैं कम्युनिटी या सोसाइटी के ऊपर करते हैं, जो सोसाइटी में या कम्युनिटी में जो समस्या होती है वो चली आ रही है, वो जो धीरे धीरे उसकी चाहे ये कहा जाए किसी सोसाइटी की जो ट्रेडिशन होता है, पहनावा होता है, क्योंकि हमारे जैसे हम मॉडर्न एज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे सारी फैसिलिटी के हम हाईली क्वालिफाई होने के साथ साथ हम हर चीज़ को अचीव करने की कोशिश करने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशन, हमारे जो कल्चर थे इंडियन के, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त होती जा रही है। उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन है कि हम जैसे सुख सुविधाओं के पीछे भागते जा तो रहे हैं, लेकिन हम भौतिकवाद की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन इससे ये पता तो चलता है कि कहीं ना कहीं हम पीछे वो चीज़ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो हमारी जनरेशन बाई जनरेशन जैसे ट्रांसफ़र होती थी। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले प्रथम पाठशाला के रूप में उसको घर में ही माँ बाप उसको चलना सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, बड़ों को चाहे बड़े हो इनका पैर छूना, सम्मान करना, जो भी उनके बारे में उनको उदाहरण देके समझाया जाता है, प्यार से वो सीखते हैं। उसी तरह हम कह सकते हैं कि सोसाइटी के लिए एजुकेशन सबसे मस्ट है, हेल्थ सबसे मस्ट है, और या फिर ये कहिए जितनी भी आपकी जो सुख सुविधाएं के लिए जो ये कहा जाए मूलभूत सुख सुविधाओं के लिए जो आसानी से आपको अवेलेबल होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट्स है। आपको लाइफ में सरवाइव करना है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ करना है। तो कहने का मतलब है किसी कम्युनिटी के ऊपर जब एक ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंस का स्टूडेंट जब रिसर्च करता है, जो रिसर्चर होता है, तो वो देखता है कि सोसाइटी में किस प्रकार की समस्याएं होती है। उस समस्याओं को होने के बाद भी वो अपना जो भी उसका इंटरेस्ट टॉपिक होता है, क्योंकि टॉपिक होता है तो उस पर रिसर्च करता है। तो रिसर्च करने के बाद भी अपने जो भी समस्या होती है वो सीक्वेंस ऑर्डर में और उसको डिटेल्स में जानने की ज़रूरत करता है, तो उसको इकट्ठा करता है। सर्वे का मतलब यही होता है कि वो सारे मैटर को कलेक्ट करने के बाद उसका तब जाके एनालिसिस करता है, तो लास्ट में कहता है कि ये चीज़ हमारी समस्या है, जो जो हमने अपने कम्युनिटी के बारे में या सोसाइटी के बारे में जो रिसर्च किया था वो चीज़ ये धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो उसी तरह कहने का मतलब फेयर चाइल्ड डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी 1955 में उन्होंने डिफाइन दिया कि एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके किसी एक पक्ष जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में व्यवस्थित, क्रमबद्ध और विस्तृत तथ्यों की संकलन तथा विश्लेषण को ही सर्वेक्षण कहा जाता है। वहीं पे वेबस्टर शब्दकोश 1977 में उन्होंने परिभाषित किया कि वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया आलोचनात्मक निरीक्षण को ही सर्वेक्षण कहा जाता है। वेबस्टर शब्दकोश 1977 के अनुसार सर्वे का डिफाइन किया कि वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया आलोचनात्मक निरीक्षण को ही सर्वेक्षण कहा जाता है। आप आलोचनात्मक, क्रिटिसाइज्म, क्यों? क्योंकि जो रियल जो जानकारी होती है, कभी कभी आप देखे होंगे कि हमारे देश में तमाम प्रकार की बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ऐसे प्रॉब्लम है कि अगर हम सेंसस 2011 के डाटा के अनुसार देखें, भारत में लगभग 121 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बाद भी क्या हमारे भारत में गरीबी नहीं है? क्या हमारे भारत में वैसे बहुत लोग गरीब हैं जिनके पास सरकार की, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे भारत सरकार की हो, क्या योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं? शायद नहीं। क्योंकि हम इस तरह नहीं कह सकते कि भारत सरकार की सारी योजनाएं और राज्य सरकार की सारी योजनाएं का जो लाभ है संपूर्ण रूप से गरीब लोग ले रहे हैं, ये भी एक इम्पॉसिबल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट
वैल्यू है, क्योंकि इस तरह हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब सर्वे करेंगे रियलिटी रूप में, कागजी रूप में, वर्चुअल रूप से करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इतने पात्र लोग थे, इनका लाभ लिए। क्योंकि अगर किसी मनरेगा में अगर 33,000 करोड़ की बात की जाती है, हर बजट में 33,000 करोड़ की बात की जाती है कि 33,000 करोड़, क्योंकि मनरेगा एक ऐसी योजना है जिनमें सभी कैटेगरी के लोग जॉब कर सकते हैं, जिसमें हमारे ये कहा जाता है जो चारों प्रकार के कास्ट सिस्टम होते हैं, जो चारों प्रकार के वर्ण व्यवस्था होती है, वो सभी लोग उसमें क्या नाम है कि उसके पात्र हो सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि 33,000 करोड़ रुपया जो बजट में मनरेगा के लिए रखा गया है, तो क्या 33,000 करोड़ वहां से तो एक डाटा के माध्यम से ये कह सका जाता है, राज्य सरकार या वहां के माध्यम से ये कहा जाए कि 33,000 करोड़ लोग जो है कि जो जितने भी पात्र थे भारत सभी लोग ने लिया। लेकिन क्या गारंटी है, जब ये तो वर्चुअल रूप से कहा गया कि मतलब ये चीज लिया, लेकिन हम अगर वास्तविक रूप से जानकारी प्राप्त करना है उसके बारे में, क्या 33,000 की जो खपत हुई है, एक साल में हमें खर्च करना था, सारे राज्य सरकार को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो क्या सभी लोगों ने सही तरीके से लाभ लिया? तो वो एक सर्वे के माध्यम से पता चलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट अपने विभाग के माध्यम से सर्वे कराए या फिर अपने विभाग से कोई एनजीओ रिलेटेड हो जिस पे विश्वास किया जाए, वो माध्यम से कराए, तब उसको पता चलता है कि हमारी रियलिटी क्या है, वर्चुअलिटी क्या है। तो उसी माध्यम से कहने का मतलब कि वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया आलोचनात्मक निरीक्षण को ही सर्वेक्षण कहा जाता है। ये तो तमाम इंसाइक्लोपीडिया थी जिन्होंने डिफाइन किया सर्वे को। अब हम आते एफ एल वाइटनी के अनुसार उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण एक व्यवस्थित प्रयास है। सर्वेक्षण एक व्यवस्थित प्रयास है, यानी सर्वे इज ए अरेंजमेंट प्रोसेस, जिससे कि एक सामाजिक संस्था, सर्वेक्षण एक व्यवस्थित प्रयास है जिसमें कि एक सामाजिक संस्था, समूह अथवा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, स्पष्टीकरण तथा विज्ञप्तिकरण किया जाता है, उसे सर्वेक्षण कहा जाता है। उनके कहने का मतलब है कि सर्वेक्षण एक व्यवस्थित प्रयास है जिसमें कि उनके सामाजिक संस्था, समूह अथवा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, स्पष्टीकरण तथा विज्ञप्तिकरण किया जाता है, उसे सर्वेक्षण कहा जाता है। आप सपोज करिए कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं कि जैसे अगर किसी राज्य में, अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, तो हम अगर बात करते हैं, उन्होंने अगर सभी विभाग को क्या नाम है कि दे दिया कि आप अपने अपने विभाग में एक सर्वे या फिर जैसे भी हो, आप माध्यम से आप ये पता लगाइए कि आपके विभाग में ए ग्रेड से लेके 4 सीढ़ी तक जो है, डी ग्रुप तक की कितनी जो है कि सीटें खाली है, जो पदे हैं वो कितनी खाली है। तो इस तरह जो भी 1 महीना 2 महीने का जो अल्टीमेटम टाइम उनको मिला, चलो 2 महीने में सब कुछ क्या नाम है कि उन्होंने क्लियर कर लिया, कि 2 महीने में ये चीज़ पता चल गया कि इतने विभाग जो है, जो भी 50-60 विभाग हैं, सारे विभाग में इतनी पोस्टें ए ग्रेड से लेकर डी ग्रुप तक की पदे खाली है। अब वो मुख्यमंत्री के पास कार्मिक डिपार्टमेंट आता है, क्योंकि कार्मिक डिपार्टमेंट राज्य सरकार के पास भी होता है और सेंट्रल डिपार्टमेंट के पास भी होता है। तो कहने का मतलब है कि जब उनके पास ब्यौरा आता है तो उस पर भी मीटिंग होती है, जो कमेटी बनती है कि हाँ इतने इतने पद खाली है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कभी 50 विभाग के वैकेंसी तो एक साथ निकाल नहीं सकती है, जब भी निकालेगी तो 4-5 विभाग जो भी होता है, 3-4 विभाग जो भी होता है, उसके माध्यम से जो उसे लगे कि आसानी से मैं एग्जाम करा लूँ और आसानी से रिजल्ट निकाल दूँ, इंटरव्यू ले लूँ, जो भी प्रोसेस करना है, जो भी सिलेक्शन के जो प्रोसीजर होते हैं कई स्टेप में होते हैं, तो उसके माध्यम से वो कोशिश करेगा कि 3 से 4 विभाग की हमने जो पोस्ट निकाली है वो निकाल देते हैं। अब रही बात इलेक्शन की, तो 2022 में इलेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट अब पिटारा खोलने वाली हो, क्योंकि 2020 चल रहा है। तो इस माध्यम से वो जो है, जो सारे विभाग को दे दिया कि सारे विभाग में जितनी ए ग्रेड से लेकर डी ग्रुप तक की सारी पोस्टें खाली हो, आप उसको डाटा दीजिए। डाटा मिलने के बाद एनआईसी जो है, चाहे कार्मिक डिपार्टमेंट अपना सारे विभाग की डाटा ए ग्रेड से डी ग्रुप की जो सारी पोस्टें हैं उसको क्लियर करेगी, इतनी पोस्टें हैं। अब गवर्नमेंट इस पर कमेटी जो बनेगी, कमेटी अपना माथापच्ची करेगी कि हमें कितने विभाग की वैकेंसी निकालनी है, क्योंकि एक साथ सारे वैकेंसी निकाली नहीं जा सकती है, क्योंकि उसके लिए भी चैलेंज हो सकती है। और हम तो कह सकते हैं कि कंपटीटर के लिए बहुत खुशी हो सकती है, जहां 200 की सिलेक्शन होगी तहाँ 2000 की सिलेक्शन हो जाएगी, तो हम कंपटीटर के लिए बहुत ज़रूरी होगी, लेकिन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होगी। तो हो सकता है शायद में भी 2-3 डिपार्टमेंट को मिला के वैकेंसी निकाली जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि
सर्वे का मतलब यही है कि किसी सामाजिक संस्था, तो हमारी संस्था का मतलब ये है कि हम सरकार, क्योंकि सरकार और पब्लिक दोनों एक दूसरे के अभिन्न तंत्र हैं। क्योंकि सरकार अगर किसके लिए काम करती है, पब्लिक के लिए काम करती है, पब्लिक भी चुनती है सरकार को। हर 5 साल में अपनी सत्ता परिवर्तन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जो एक है अभिन्न अंग है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए क्या नाम है कि उनके लिए जो क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का जो विश्लेषण है, चाहे स्पष्टीकरण है या विज्ञप्तिकरण है, उन माध्यम से सर्वेक्षण किया जाता है। तो मैंने आपको तमाम डिक्शनरी के अनुसार या नॉर्मल परिभाषा के अनुसार या फिर FL वाइटनी के अनुसार आपको सर्वे की सारी डिफाइन मैंने क्लियर कर दिया एग्जाम्पल के माध्यम से कि ऐसे ऐसे सर्वे हो सकता है। तो सर्वे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर रिसर्चर के लिए सर्वे, ये उससे एक पहले पायलट सर्वे होता है। थोड़ा उसके पायलट सर्वे के बारे में आप आसानी से जानने की कोशिश करिए। पायलट सर्वे होता क्या है? पायलट सर्वे का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए कि हमें समाज में, कोई सोसाइटी में कोई ऐसी समस्या, वीमेन के प्रति कोई वायलेंस की अगर बात की जाए कि इस समय जो हमारे हिंदू वीमेन हैं चाहे मुस्लिम वीमेन हैं, उस वीमेन में क्या ऐसी समस्या आ रही है कि जिन पे हम तो सब आगे बढ़ तो रहे हैं। जिस तरह हमारी सोसाइटी जो है आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले जैसे ज्वाइंट फैमिली जो सिस्टम होता था, ज्वाइंट फैमिली में हम सभी साथ रहते थे। हो सकता है कि सपोज करिए कि अब जो आपके दादा वादा हों, उनके पास 6 6 7 7 बच्चे रहने के बाद भी अगर एक कमाता था, लेकिन सभी लोग कृषि पे ही निर्भर होते थे। अगर एक कमाता भी था, बाहर रहता था, दिल्ली, बम्बई या गुजरात जैसे प्रदेश में रह के भी अगर वो प्राइवेट या सरकारी नौकरी करता था, तब भी उसके पिताजी बड़ी खुश थे, क्योंकि उनका परिवार चलता था। कोई किसी प्रकार की समस्याएं नहीं थी, क्योंकि सुविधाएं भी नहीं थी, हमारे पास उतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, और उसके बाद भी सभी लोग खुश थे। लेकिन आज जिस तरह जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील हो रही है, और तब्दील होने का कारण ये है कि उस समय सुख सुविधाएं लोग कृषि पे आधारित थे। आज जो है कि कृषि पे आधारित बहुत कम है, और सभी को, क्योंकि शिक्षा, लाइफ सरवाइव करना, पठन पाठन करना, जो भी कहिए, आज हर तरह से एक तरह से बहुत महंगी हो गई है। तो इस तरह सभी को जॉब करना जरूरी है, सभी को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि पहले के लोग अगर दो नहीं पढ़ते भी थे तो चलो खुश रहते थे कि हमारे घर में सभी लोग क्या नाम है ये चीज़ कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पहले के कंसेप्ट में ये होता कि 6 भाई थे, तो 6 भाई में 4 भाई अगर शादी कर भी लेते थे तो 2 भाई ये कहते थे कि चलो हमारे भैया के बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे होंगे। एक इतना बड़ा प्यार था। लेकिन आज शायद वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। अगर 4 ने शादी किया, 5वां भी कहेगा कि हमको भी शादी करनी है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में ज़रूरी भी है लोग। लेकिन हाँ, आज जो न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें ये लगता है कि ज्वाइंट फैमिली में हमें रहना है, क्योंकि सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग हो सकता है कि एक ही राज्य में जॉब मिल नहीं सकती है, सभी को गवर्नमेंट मिल नहीं सकती है, हो सकता है मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 4 भाई है तो चारों को जॉब अगर मिल गई तो हो सकता है कुछ प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट पे कर रहे हैं, कुछ बाहर भी काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम में थोड़ा सा रूप चेंज है। कोई भी आज शादी ब्याह होती है तो सभी रिश्तेदार जो होते हैं, जो भी शादी ब्याह होती है, उनके चाचा जो भी है, भतीजे की शादी होती है, चाहे भतीजी की शादी होती है, सभी लोग क्या नाम है कि 10 दिन पहले घर आते हैं शादी में, शादी वादी करा के एक साथ बैठते हैं, जो भी कुछ करना होती है प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद, शादी ब्याह करने के बाद जो भी है धीरे धीरे सब निकल जाते हैं, क्योंकि सारे के बच्चे होते हैं, उनकी जॉब होती है, तो समय तो देना ही पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरह पहले संयुक्त परिवार में समय दिया जाता था, उस तरह शायद आज वर्तमान युग में नहीं दिया जाता। लेकिन उसके पीछे कई रीजन है। रीजन का मतलब आपको बता दिया है कि उस समय भौतिक सुख सुविधाएं या फिर उतने उत्पादन के साधन नहीं थे जितने आज हैं हमारे पास। अगर हम एक तरह से कहें कि आज मॉडर्न एज है, आधुनिक युग है, तो हमारे पास आज ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, पहले उतने टेक्नोलॉजी नहीं थे। उतने टेक्नोलॉजी से अगर एग्रीकल्चर भी करना था, जो लोग खेती पे निर्भर थे, उनके पास भी उतने उत्पादन के साधन नहीं थे, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी आई नहीं थी उस समय। लेकिन आज जितने भी खेतों के, चाहे जोतने, चाहे बुआई करना, चाहे निराई करना, चाहे गुड़ाई करना, क्योंकि हम उस समय मैन पावर थी, लेकिन आज मैन पावर के रूप में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। और मशीनों से जो है कि
सब कुछ किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि मॉडर्न आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में है, उसी तरह क्या नाम है कि आज हम आधुनिक युग में हैं। तो उस प्रकार जो है कि हर तरह से प्लस क्या नाम है कि पहले किसी के पेशेंस बहुत ज़्यादा थी, अब पेशेंस धीरे धीरे कम हो गई। क्योंकि पेशेंस कम होने का भी रीज़न है क्योंकि हर बात बात पे जब झगड़ा होगा, हर बात बात पे चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे लाइफ सर्वाइव हो, सब चीज़ महंगी होती जा रही है। तो सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर सोचेगा नहीं तो कैसे करेगा। तो इसलिए चैलेंज हो गया है। तो इसलिए ज्वाइंट फैमिली है, हम ये कह सकते हैं कि ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन थोड़ा सा उसका रूप चेंज है। तो उसी प्रकार हम सर्वे रिसर्च में, क्योंकि ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में जो रिसर्च होता है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो साइंस में हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर सर्वे होता है तो सर्वे का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए आपको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से, जनरल डिफिनीशन और सबके माध्यम से आपको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।